Hello student, welcome to my channel. Today I will discuss about this topic. The name of this topic work energy and power, कार्य ऊर्जा और शक्ति। इसमें हम इसमें हम जो सबसे पहले चीज समझेंगे वो कार्य के बारे में समझेंगे। क्या होता है कार्य? कार्य को आप इस तरीके से समझ सकते हो, माना यम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर बल F लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। क्लियर? तो जो विस्थापन S होगा और जो लगाया गया बल होगा, उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। सपोज दैट ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी तल पर रखा हुआ है। हमने इस पर बल F लगाया, जिसके कारण ये S दूरी तक विस्थापित हो गई। तो जो कार्य होगा वो लगे बल F और विस्थापन S के गुणनफल के बराबर होगा। अगर लगाए गए बल F और विस्थापन S के बीच कोण थीटा हो, तो जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? Fs cos थीटा होगा। सपोज दैट एक m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी तल पर रखा हुआ है। हम इसको 40 न्यूटन के बल से ऊपर की ओर खींच रहे हैं, जिसके कारण ये 10 मीटर की दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो जो थीटा है यहाँ का वो 45 डिग्री है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि ये कार्य का मान बताओ, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला। अब ये क्वेश्चन बन गया, चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। F का मान कितना है? 40 और S का मान 10 और थीटा का मान 45 डिग्री। ये क्या आएगा हमारा किया गया कार्य? ये कितना आ जाएगा? 400 और cos 45 का मान 1/√2, तो 400/√2 जूल। अब इसको खा पी के नहा धो के हल कर लेना। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं कार्य कैसी राशि है। तो कार्य को बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कैसी राशि होगी? यह अदिश राशि होगी। बात करें इसके मात्रक की, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और S का मात्रक होता है मीटर। तो जो कार्य का मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर। इसी को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा, W बराबर Fs cos थीटा। याद करो, जब हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ा करते थे, वेक्टर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते थे? अदिश गुणनफल के बारे में। क्या होता था अदिश गुणनफल? A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट B cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होता था? ए बी cos थीटा। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं क्या? W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। इसकी एक खूबसूरत परिभाषा यहाँ से भी निकल कर आती है। क्या? बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
इसमें एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। इसका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होना इस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। थीटा की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करता है समझो। अगर थीटा का मान 0 से लेकर 89 डिग्री तक होता है तो जो कार्य का मान होगा वो धनात्मक होगा। अब जैसे ही थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो जो कार्य का मान है वो 0 हो जाता है। जब आप इसमें काश 89 तक की वैल्यू रखेंगे तब तक काश में वैल्यू धनात्मक होती है, तो इसलिए यह हमेशा धनात्मक ही आएगा। और जैसे ही काश 90 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जो कार्य का मान आएगा वो 0 आएगा। और जब थीटा का मान 90 से लेकर 180 डिग्री तक होता है तब कार्य का मान ऋणात्मक होता है। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल और समझते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? एक ट्राली को एक केबल द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर 4 × 10³ न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से खींचा जाता है। तो ट्राली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। इसमें कितना कार्य करना होगा? यानी जो बल का मान हमको दिया हुआ है वो 4 × 10³ न्यूटन दिया हुआ है। क्लियर? और वह 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से खींचा जाता है तो ट्राली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट तक का समय लगता है। यानी जो वेग का मान है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से खींचा जाता है। तो कितना समय लगता है? 5 मिनट का समय लगता है। पाँच मिनट का समय लगता है। तो किए गए कार्य की गणना करनी है। हमने आपको मोशन चैप्टर में बताया था, जब हम विस्थापन पढ़ा रहे थे तब बताया था ना, विस्थापन जो विस्थापन का फार्मूला होता है वो क्या होता है? वेग इंटू समय। हमने आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर किसी भौतिक राशि में हम समय से भाग देते हैं तो वह उसकी दर हो जाती है, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ से जो हम विस्थापन का फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? विस्थापन का फार्मूला निकालेंगे तो वेग इंटू समय हो जाएगा। तो हम यहाँ से पहले तो विस्थापन निकालेंगे, चूंकि हमको कार्य को ज्ञात करने के लिए विस्थापन की जरूरत पड़ेगी।
तो हम लोग विस्थापन को पहले निकाल लेते हैं। तो विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुणा समय। तो वेग का मान कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मान 5 मिनट है, तो मिनट में तो माना नहीं जाएगा भाई। तो इसको हम गुणा कर देंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। तो विस्थापन कितना निकल के आएगा, 1500 मीटर का विस्थापन निकल के आएगा। और हमको कार्य की गणना करनी है, तो हमको पता है कार्य बराबर जो फार्मूला होता है वो F इंटू एस होता है। एफ एस कॉस थीटा होता है। चूंकि हम उसको पहाड़ की चोटी पर ही तो ले जा रहे हैं, तो इसलिए थीटा का मान 0 होगा और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो W का मान F इंटू एस हो जाएगा, 4 इंटू 10 के पावर 3, और S कितना निकाला, 1500 मीटर। तो जो किए गए कार्य का मान आएगा वो क्या आएगा, 15 चौको 60 और 2 जीरो इधर दे देते हैं, तो ये कितना आएगा, 60 इंटू 10 के पावर 5 जूल। क्लियर। चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, यदि किसी वस्तु पर लगा बल x अक्ष की ओर 5 मीटर विस्थापन उत्पन्न करे, x अक्ष की ओर 5 मीटर तक विस्थापन उत्पन्न करे, यदि बल F 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप द्वारा परिभाषित हो, तो किए गए कार्य का मान बताओ। हमने अभी आपको बताया कि विस्थापन और बल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्योंकि विस्थापित x अक्ष की ओर हो रहा है, तो हम x अक्ष की ओर जब विस्थापित होता है तो यूनिट क्या लेते हैं, आई कैप। जब वेक्टर का मान रख देते हैं भाई, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और जो यस वेक्टर का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5i कैप। अब आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा होगा आई कैप 1 होता है और बाकी सब 0 होते हैं। तो यहाँ से जो कार्य का मान आएगा वो 15 जूल आ जाएगा। क्लियर। चूंकि आई का आई कैप से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा और बाकी सबके साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चा हम लोग समझेंगे क्या, एनर्जी के बारे में। क्या होती है एनर्जी? एक तो वो एनर्जी होती है कि हम खाना पीना खाए तो हमको ऊर्जा मिली, और एक एनर्जी वो होती है क्या,
जो फिजिक्स में कही जाती है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जो कि एमकेएस पद्धति में होता है। और सीजीएस पद्धति में बात करें तो इसका मात्रक अर्ग होता है। और जूल का अर्ग में कन्वर्जन पता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। जिसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? एक एक नोट्स बनाते चलना और आराम से समझते चलना। समझ में ना है पैसा वापस कर देंगे, लेकिन तुम लोग जमा करो तब। चलो समझो, इधर समझते हैं क्या गतिज ऊर्जा के बारे में। क्या होती है गतिज ऊर्जा? समझो, जैसे हम तुमको पकड़ के लाएं इधर और इतना बड़ा पत्थर उठाएं और ऊपर से छोड़ दें, फूट जाएगी तुम्हारी खोपड़िया उपड़िया। तो जो उस पिंड में जो वेग था, जो ऊर्जा थी, वही क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी गतिमान पिंड में उसकी यानी किसी गतिमान पिंड में उसके वेग के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? इसको काय से प्रदर्शित करते हैं? कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv²। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी जूल होता है। समझो, जो द्रव्यमान होता है वो तो हमेशा धनात्मक होता है, और जो वेग होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम वेग का स्क्वायर करें तो वो भी हमेशा धनात्मक हो जाएगा। इसलिए जो गतिज ऊर्जा होती है ये भी हमेशा कैसे ही होती है? ये भी हमेशा धनात्मक होती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या होती है स्थितिज ऊर्जा? समझो, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसको उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? स्थितिज ऊर्जा समझ गए? बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो इसका भी जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति में जूल और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है।
अब बात कर लेते हैं कैसी राशि है। तो इसको भी बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, ऊर्जा के खानदान से है तो उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये अदिश राशि है। समझ गए, नोट कर लीजिए। अब बच्चा हम लोग समझेंगे किसके बारे में, सामर्थ्य अथवा शक्ति के बारे में। क्या होती है सामर्थ्य? आपने बचपन से एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, P बराबर W/T, यानी किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य तथा लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। अगर हम इस फार्मूले में थोड़ी सी बदतमीजी करें, यानी समय का मान 1 रखें, तो जो इस सामर्थ्य होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। क्लियर? और हमने आपको बताया था जब किसी भौतिक राशि में हम समय से भाग दे देते हैं तो वह उसकी दर हो जाती है, यानी हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर? बात कर लेते हैं बच्चा हम इसके मात्रक की। तो जो इसका मात्रक होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जो शक्ति का मात्रक होगा जो जूल प्रति सेकंड होगा। क्लियर? बात कर लेते हैं कैसी राशि है। तो इसको भी बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। जूल सेकेंड को हम लोग वाट भी कहते हैं, वाट। इसके और बहुत बड़े बड़े मात्रक होते हैं जिसको हम किलो वाट भी कहते हैं। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 10⁻³ वाट होते हैं। और बात कर ले एक हॉर्स पावर की, 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब बच्चा हम लोग इस पर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे। नोट हो गया? मिटा देते हैं भाई। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। अब प्यारे प्यारे से 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या है समझो, 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का भूमि तल से 2 मिनट में 20 मीटर ऊंचे भवन में चढ़ जाता है, तो लड़के द्वारा निर्गत औसत शक्ति बताओ। लड़के का द्रव्यमान कितना है, 60 किलोग्राम, कितने मिनट में चढ़ जाता है, 2 मिनट में, और जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर। जो लड़के का द्रव्यमान है वो कितना है, 60 किलोग्राम, और जो समय लगता है वो कितना लगता है, 2 मिनट का। और जो भूमि की ऊंचाई, जो भवन की ऊंचाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 20 मीटर।
तो क्या बतानी है, उसकी शक्ति बतानी है। क्लियर। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, P बराबर W/T। और हमने कार्य का फार्मूला क्या पढ़ा था, बल गुणा विस्थापन। और बल को न्यूटन चाचा ने क्या बताया था, m इंटू ए, जहाँ m द्रव्यमान है और a त्वरण है। चूंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, स्मॉल g का मान कितना होता है, 9.8। लेकिन हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सर g का मान 10 रखते हैं। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, यब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी, और यस की जगह यही ऊंचाई यच, और अपान टी। बस इसी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। m का मान 60 किलोग्राम और स्मॉल g का मान 10, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। और जो समय t का मान है वो 2 मिनट है, मिनट में नहीं माना जाएगा भाई। तो हम इसको सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 60 से 2 पंचे 10, यानी जो इसको शक्ति की जरूरत पड़ेगी वो 100 वाट की जरूरत पड़ेगी। नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और प्यारा सा फार्मूला नहीं सर, न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर। मिटा दें, मिटा दीजिए सर। अब क्वेश्चन को गौर से सुनना। एक पंप इंजन 100 किलोग्राम द्रव्यमान, जो द्रव्यमान का मान दिया है वो कितना दिया है, 100 किलोग्राम। एक पंप इंजन 100 किलोग्राम द्रव्यमान को 10 मीटर ऊंचाई तक, जो एच का मान दिया है वो 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकेंड में पहुंचाता है। जो टी का मान दिया हुआ है वो 10 सेकेंड में पहुंचाता है। जबकि इंजन की दक्षता, जो इंजन की दक्षता दी हुई है वो कितनी है, 60%। यानी जो इतना सब कार्य करता है वो सिर्फ अपनी 60% एनर्जी का ही यूज करता है। तो उसकी वास्तविक शक्ति, जो उसकी वास्तविक शक्ति होगी, यानी जो 100% होगी, उसकी गणना हमको करनी है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, पावर का फार्मूला क्या होगा, mgh अपॉन टी। m का मान कितना है, 100, और स्मॉल g का मान 10, और h का मान 10, और जो t का मान है वो 10। तो यहाँ से जो शक्ति निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 1000 वाट। अब कह रहा है उसकी दक्षता सिर्फ 60% है, तो उसकी वास्तविक शक्ति बताओ। मानो उसकी वास्तविक शक्ति कितनी है, यक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना उस इंजन की वास्तविक शक्ति है वो यक्स है, और यक्स का 60%, यानी यक्स इंटू 60/100 बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 वाट के। क्लियर। तो ये 0 से 0 सहित, और यक्स का जो मान होगा 1000 और 10 का गुणा हो जाएगा तो 1 0 और बटे 6, इतने वाट आ जाएगी।
क्लियर। जो उसकी वास्तविक शक्ति होगी वो इतने वाट आ जाएगी। अब इसको हल करना तुम्हारा काम है, घर में नहा धो के खा पी के आराम से हल कर लेना। क्लियर। ठीक है बच्चा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।